नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के पाठ 11। पाठ का नाम है यानी पाठ का शीर्षक है एक यात्रा यह भी। इस पाठ के लेखक हैं रामदरस मिश्र। इनका जन्म सन 1924 में हुआ था। एक छोटी सी कहानी है, लेखक द्वारा एक छोटी सी कहानी बताई गई है। वैसे जो लेखक जो हैं वो यात्रा से भयभीत हो जाते हैं, यात्रा से घबराते हैं, यात्रा करने से कतराते हैं। वे ज़्यादा यात्रा नहीं करना चाहते। वो किस डर से क्यों यात्रा नहीं करना चाहते? इस वजह से वो यात्रा नहीं करना चाहते कि पता नहीं रास्ते में कौन व्यक्ति कैसा मिलेगा। रिक्शे वाले कहीं अनाप शनाप पैसे ना मांगे, बढ़ा चढ़ा के कहीं पैसे ना मांगे रिक्शे वाले, कोई व्यक्ति किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करेगा। ऐसे कई परेशानियों की वजह से जो लेखक जो हैं वो यात्रा नहीं करना चाहते। एक दिन लेखक को किसी कार्य से बाहर जाना होता है। बाहर जाते हैं, ट्रेन से उतरते हैं। ट्रेन से उतरते ही आपने देखा है कई ऑटो रिक्शे वाले मिलते हैं। तो ऐसे ही लेखक को कई ऑटो रिक्शे वाले मिले, उनके पीछा भी किया था। पीछा करने के तात्पर्य उनसे पूछ रहे थे कि साहब जी रिक्शा लेंगे या नहीं। लेखक के साथ उनकी धर्मपत्नी भी गई हैं। तो लेखक चुप्पी साधे सीधे चले जा रहे थे बिना किसी को जवाब दिए। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। एक ऑटो रिक्शे वाला आवाज़ देता है कि साहब जी रिक्शा चाहिए। तो वो रिक्शा ले लेते हैं। रिक्शे वाले से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात काफ़ी अच्छी रहती है। दोनों के बीच में मानवीयता का संबंध जो है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाता है, लगाव हो जाता है एक तरीके से। फिर रिक्शे वाला जो है, रिक्शे वाला अपने बारे में, जो कि लेखक जो है उनको बाबूजी और लेखक की धर्मपत्नी को अम्मा कह के संबोधित करता है। तो इस प्रकार से उनके बीच में एक आंतरिक संबंध सा बन जाता है। लेखक जो है कि उनको किसी डॉक्टर से मिलना होता है। तो जो रिक्शे वाला जो है, रिक्शे वाला व्यक्ति उनको उनके स्थान पर पहुंचाता है, उनको बोलता भी है। उसकी रिक्शे वाले की जो भाषा है वो काफ़ी वो सरल स्वभाव का है, काफ़ी मधुर वाणी है उसकी। इस प्रकार और रिक्शे वाले की बातों का असर लेखक के हृदय पे हुआ। वो काफ़ी जो है उससे प्रभावित भी हुए। तो वहीं रास्ते में जब होटल के लिए लेखक जाते हैं, होटल में रुकने के लिए जाते हैं, तो रिक्शे वाला उन्हें पहुंचाता भी है। और फिर लेखक उसे चाय पर आमंत्रित भी करते हैं। चाय पीने के दौरान रिक्शे वाला जो है वो अपनी आप बीती बताता है। वो बताता है कि किस प्रकार उसे घर से निकाल दिया गया, किस प्रकार क्या कारण था उसे घर से निकाल दिया गया। कारण वो बताता है कि एक लड़की से उसे विवाह करना पड़ा, शादी करनी पड़ी, लड़की की उसने मदद की। और ऐसे वो फिर अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत से अपने लेखक को बताता है। लेखक उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेखक भी एक संवेदनशील है। लेखक के कविता पाठ भी करते हैं, मंचों पर जाते भी हैं। तो लेखक रिक्शे वाले की बातों से बहुत प्रभावित हो जाता है। यानी कि लेखक के जीवन में, लेखक ने अब पूरे अपने जीवन में जितनी भी यात्राएं की, वो यात्रा उनके लिए बहुत विशेष मायने रखती है। इस प्रकार इसलिए उन्होंने इस पाठ को इस कहानी को लिखा और जो आपके सामने प्रस्तुत की गई है, आपके पाठ में है, मतलब यानी कि आपकी किताब में इसको दिया गया है। आपको इस कहानी को पढ़ लेना है। मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूँ, इसका अर्थ भी बताऊँगा। जहाँ क्लिष्ट शब्द होंगे उनका अर्थ भी बताऊँगा। क्वेश्चन आंसर जहाँ से बनते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, काफ़ी मनमोहक कहानी है। तो पहले रामदरस मिश्र के बारे में जान लेते हैं। छोटा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। इन्होंने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई। इन्होंने बहुचर्चित उपन्यास, इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे जल टूटा हुआ और दूसरा उपन्यास पानी के प्राचीर। इनकी कविताओं के संग्रह कुछ हैं जैसे बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। इनके कुछ कहानी भी लिखी हैं। ये कहानी संग्रह हैं जैसे खाली घर, बसंत का एक दिन,
61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, और एक काव्य संग्रह है आम के पत्ते। इन्हें जो है उसके लिए व्यास सम्मान से, जो काव्य संग्रह है आम के पत्ते, इस काव्य संग्रह के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारतीय पुरस्कार से इन्हें प्रतिष्ठित भी किया गया। जो हम पढ़ने वाले हैं, एक यात्रा यह भी, कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उनके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उनके दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों की खूबी से प्रस्तुत किया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। यहाँ लेखक खुद लिखते हैं, स्वयं लेखक लिखते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू मैंने आपको बताया कई बार प्रयोग हुआ है, भीरू शब्द डरने वाला, जैसे एक धर्म भीरू शब्द प्रयोग हुआ था, ऐसे ही यात्रा भीरू, यात्रा से ही डरने वाला। तो लेखक लिखते हैं कि मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे कैसे लोग रास्ते में मिलेंगे। सबसे बड़ी असहजता का अनुभव होती है अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। वो अंट संट का मतलब है बड़ा चढ़ाकर पैसे मांगने वाले। आपने देखा है, अक्सर देखा है, ऑटो वाले कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पैसे मांग लेते हैं। तो उसी के बारे में सबसे ज़्यादा असहजता महसूस होती है अंट संट पैसे मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है। लेखक को ये काफ़ी चिंता बनी रहती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर इन्हें जाना पड़ा। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी। पत्नी साथ थी इसलिए उन्हें थोड़ी सी तसल्ली थी, चलो कोई बात नहीं है, पत्नी मेरे साथ हैं, तो थोड़ा सा इनको असहजता का आवाज़ जो है वो थोड़ा कम हो रहा था। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। लेखक और उनकी पत्नी चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ रहे थे कि उसकी आवाज़ आई। एक नवयुवक ऑटो वाले ने उन्हें लेखक को आवाज़ दी, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे? कोई ऑटो करेंगे ही, आपको जाना भी है कहीं ना कहीं और आपको ऑटो भी करना है, तो फिर मेरा ऑटो आप क्यों नहीं ले लेते? उसकी जिद और आवाज़ से कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि लेखक ने उसे स्वीकृति दे दी, उसे हाँ कर दिया कि चलो तुम रिक्शा लेके आओ, हम तुम्हारे रिक्शे में जाने के लिए तैयार हैं। फिर जो रिक्शे वाला था वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया, यानी लेखक को और उनकी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ उसने पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए गए मन चाहे पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। जहाँ उन्हें जाना था वहाँ पहुँच भी गए। रिक्शे वाले को उसके मन के मुताबिक जो उसने पैसे बताए थे उसे पैसे भी दे दिए। पता चला कि डॉक्टर साहब ने अपनी जगह बदल दिया, अब उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कि लेखक ने, फिर जब लेखक को नई जगह पे पहुंचा दिया ऑटो वाले ने, तो फिर लेखक ने ऑटो वाले से पूछा कि कितने पैसे दे दूं? तो ऑटो वाले ने कहा कि बाबूजी जो इच्छा हो आप पैसे दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक किराया तो अतिरिक्त हो ही गया ना। तो ऑटो वाले ने बता दिया कि वहाँ डॉक्टर के यहाँ तक का किराया तो आप जो है इतना था, और वहाँ से फिर दोबारा से इस जगह तक आए हैं तो किराया थोड़ा सा अतिरिक्त हो गया है। उसने पूछा बाबूजी, उसने जब रिक्शे वाले ने जब कहा कि जो इच्छा हो आप पैसे दे दीजिए, फिर उसने पूछा, फिर रिक्शे वाले ने फिर पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने एक होटल, यानी लेखक ने एक होटल का नाम बता दिया और कहा कि भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। और फिर होटल का नाम तो लेखक ने बता दिया, और जब
दूसरी जगह जब डॉक्टर से मिलने गए तो ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि यहाँ मुझे देर लगेगी, तुम जाओ। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और ही है, और ऑटो वालों की तरह यह नहीं है। वह हमारे भीतर घर कर गया। भीतर घर कर गया मतलब हमारे हृदय को उसने छू लिया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं। और फिर लेखक अपनी पत्नी के साथ होटल गए, और होटल पर छोड़ते हुए रिक्शे वाले ने पूछा कि बाबूजी मैं दोबारा कब आऊं आपको लेने के लिए। यानी तो पूछ लिया। तो लेखक ने जवाब दिया, लेखक ने कहा कि मतलब, तो ऑटो रिक्शे वाले ने कहा यानी कि आप शहर में घूमें फिरेंगे ना, आपको जहाँ भी जाना होगा मैं ले चलूँगा, वैसे यहाँ आप कब तक हैं। और उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया। अब लेखक ने कहा कि कल शताब्दी से वे वापस जा रहे हैं। तो रिक्शे वाले ने फिर से एक प्रश्न किया, तो आपको घुमाने के लिए कब आऊं। रिक्शे वाले ने फिर प्रश्न किया कि आपको घुमाने के लिए कब आऊं। फिर लेखक ने कहा भाई आज तो हम थके हुए हैं, क्योंकि यात्रा की थी, फिर डॉक्टर के पास गए थे तो काफ़ी थक चुके थे, कि वो काफ़ी थके हुए हैं, आज आराम करेंगे, कल घूमेंगे। तो रिक्शे वाले ने कहा कि ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर। यानी कि फिर रिक्शे वाले ने लेखक को बाबूजी से संबोधित करते हुए कहा कि ये मैं आपको, मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए, आप कॉल कर देना मुझे, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा, मैं घुमाने के लिए आ जाऊंगा। लेखक ने कहा कि अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। तो फिर लेखक ने जब उसका नाम पूछा, रिक्शे वाले ने फिर अपना नाम बताया, मोहन। दूसरे दिन लेखक का घूमने का कार्य शुरू हुआ। वह रिक्शा वाला बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया, और लेखक की पत्नी को, मैंने बताया था, लेखक की पत्नी को अम्मा और लेखक को बाबूजी कहकर संबोधित कर रहा था। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए भी लेखक ने उसे निमंत्रण दे दिया। वह थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, संकोच कर रहा था कि मैं क्या अंदर जाऊं चाय पीने के लिए या नहीं, लेकिन लेखक ने निमंत्रण दिया था तो उसे जाना पड़ा। चाय पीते पीते लेखक रिक्शे वाले और लेखक की पत्नी के मध्य जो है वार्तालाप शुरू हुए। वार्तालाप के दौरान लेखक की पत्नी ने उस रिक्शे वाले से पूछ ही लिया कि बेटा तुम ग्वालियर के हो क्या। तो फिर उस ऑटो रिक्शे वाले ने जवाब दिया, नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ मुझे किसी कारणवश, किसी मजबूरी में या नौकरी की तलाश में यहाँ आना पड़ा। फिर लेखक लिखते हैं कि हमें लगा कि वह यह कहते कहते भर आया, यानी कि उसका हृदय जो है थोड़ा सा व्याकुल हो गया, रुआंसा हो गया, उसकी जो अवस्था थी वो रोने जैसी हो गई। वह थोड़ा सा अपनी पुरानी यादों को याद करके थोड़ा सा परेशान हो गया। इसलिए लेखक और उनकी पत्नी चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा और उसने फिर कहा कि आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, बड़े भाई मेरे वकील हैं, मैं भी बीए पास हूँ और कोई नौकरी खोज रहा था कि अचानक से वह रुक जाता है। फिर वहाँ एक चुप्पी सी छा गई। लेखक और उनकी पत्नी को लगा कि इसके साथ कोई अनचाही घटना हुई है, कि अवांछित कोई घटना हुई है। उसे छेड़ा नहीं और उसके जख्मों को कुरेदना लेखक ने उचित नहीं समझा, लेकिन उसने अपनी बात आगे, रिक्शे वाले ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहना शुरू किया कि मैं नौकरी की तलाश में उधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदहास सी घिघियाई हुई लड़की बोली, मोहन मुझे बचा लो। यानी कि वो जो रिक्शे वाला था, जो बीए पास है और नौकरी की तलाश में दिन ब दिन भटक रहा था। तो एक दिन की बात है, जब वो नौकरी की तलाश करके शाम को जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक परिचित लड़की मिल जाती है। परिचित लड़की जो थी वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी व्याकुल थी और रोते हुए स्वर में उसने
मोहन से कहा कि मोहन मुझे बचा लो। उस लड़की पर कोई विपत्ति आन पड़ी थी, इस वजह से वह काफ़ी भयभीत भी थी, काफ़ी परेशान थी और रोते हुए स्वर में उसने मोहन से मदद की गुहार लगाई। तो फिर रिक्शे वाले यानी कि मोहन ने कहा कि क्यों, क्या हुआ। मोहन ने उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा। तो फिर वो जो परिचित लड़की जो थी उसने बताया कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। लड़की के जो माँ बाप थे एक अधेड़, एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को उसे बेच रहे हैं। फिर उसने कहा कि मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु फिर उसने कहा कि मेरे माँ बाप जो हैं एक अधेड़ को मुझे बेच रहे हैं, मैं अपनी जान दे दूंगी, किंतु उस खूसट अधेड़ के साथ कभी नहीं जाऊंगी। जो मोहन जो था, रिक्शे वाला जो था, वह काफ़ी दुविधा में पड़ गया, काफ़ी असमंजस में पड़ गया कि क्या किया जाए। फिर कर भी क्या सकता था। तो रिक्शे वाले को लगा कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहाँ जाकर वह गया, पुलिस स्टेशन गया, थानेदार को सारी हकीकत बताई। इत्तेफाक से वहाँ का जो थानेदार था वह काफ़ी अच्छा व्यक्ति था, काफ़ी वो एक लेखक भी था, कविताएं लिखता था, उसकी कविताओं में मानवीयता झलकती थी और हृदय का बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो थानेदार को जब सारी हकीकत उन्होंने बयान की, वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। फिर थोड़ी देर बाद थानेदार साहब ने बोले कि इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता हूँ। हवालात में बंद करने के लिए लड़की के माँ बाप को हवालात में बंद करने के लिए कहा, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की, और कहा कि फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। ये एक तरीके से असहाय है, माँ बाप इसे बेचने पे तुले हुए हैं, उनको चलो मैं जेल के अंदर कर दूंगा, फिर इस लड़की का क्या होगा। थानेदार ने उस लड़की की वास्तविकता को समझते हुए, उसके बारे में उन्हें काफ़ी चिंता हो रही थी, वे लड़की की समस्या को हल करना चाहते थे। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक थानेदार बोले कि थानेदार ने मोहन से पूछा, रिक्शे वाले से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। मोहन ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो वो बोले कि तुम इससे, यानी जो मोहन की जो परिचित लड़की थी जिसने मदद की गुहार लगाई थी, तो उसके लिए कहा कि तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, इससे शादी कर लो। तो मोहन जो है वह आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। वह अचानक से, आकस्मिक का मतलब है अचानक से जो प्रस्ताव उसे मिला था शादी के लिए, जो थानेदार ने कहा था, उससे वह थोड़ा सा चकरा गया। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई ही क्या है। फिर उसे लगा, कुछ समय सोचने के बाद उसे लगा कि इसमें बुराई क्या है, गलत तो कुछ है नहीं, शादी तो उसे करनी ही है। तो फिर मोहन ने फिर थानेदार से कहा कि सर इस लड़की से पूछ तो लो, क्या ये शादी करना चाहती है। दोनों की राजी होने का, दोनों की सहमति होना आवश्यक है। इसलिए मोहन ने थानेदार से पूछ लिया, सर एक बार इस लड़की से भी पूछ लो कि यह शादी के लिए राजी है, शादी ये करना चाहती है। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। थानेदार ने पूछा तो उस लड़की ने भी हाँ में सिर हिला दिया। थानेदार जब लड़की ने सिर हिला दिया तभी मोहन ने कहा कि लेकिन क्या मोहन। थानेदार ने कहा लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी समस्या बताओ, क्या समस्या है। तो फिर वो रिक्शे वाला मोहन ने कहा लेकिन यह है, उसने अपनी समस्या बताई कि भाभी अपनी बहन की शादी उसके साथ कराना चाहती हैं, बात तय हो चुकी है। तो फिर थानेदार ने पूछा फिर क्या हुआ। तो शादी तय हो चुकी है तो उसका क्या करना है। तो फिर से जो थानेदार थे उन्होंने पूछा। तो फिर मोहन ने, यानी रिक्शे वाले ने जवाब दिया, बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से उसने सोचा, मोहन ने खुद थानेदार को जवाब दिया कि भाभी जी की जो बहन है उससे तो कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा।
वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात कि वह संकट में है। इसके विवाह कर प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। और मोहन ने ये बात बताई कि उनकी भाभी की जो बहन है उससे तो कोई अच्छा व्यक्ति शादी कर लेगा, लेकिन इस लड़की से शादी करने में उसे कोई परहेज नहीं है। लड़की सुंदर है, सुशील है, उसकी परिचित है, और वह उससे शादी करना, उससे विवाह करना क्या होगा, एक मानवता का एक मानवता भी होगी और प्रीतकर भी होगा, यानी मतलब एक तरीके से प्रेम पूर्वक भी होगा। लेकिन फिर से कुछ उसके मोहन के मन में कुछ सवाल और भी चल रहे थे, कुछ दुविधा और भी चल रही थी, तो इसलिए फिर उसने फिर कहा कि अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो नहीं हो पाएगा, विवाह एकदम तो नहीं हो पाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट है। लड़की घर जाती है तो उसे बेच देंगे, और तुरंत अभी इसी वक्त शादी करना संभव नहीं है। लड़की घर जाती है तो उसके माँ बाप उसे बेच सकते हैं। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज़ होंगे। मोहन ने कहा अगर मैं इसे अपने घर मैं अपने साथ ले जाता हूं तो भैया भाभी मेरे नाराज़ होंगे। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस भी लगा सकते हैं। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, तो थानेदार ने कहा कि कुछ दिन के लिए इस लड़की को नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। थानेदार ने कहा कि तब तक, जब तक शादी में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देते हैं, और लड़की से उसके माँ बाप के खिलाफ एक शिकायती पत्र शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ कि उसके माँ बाप उसे बेचना चाहते हैं, उसके माँ बाप उसे बेच रहे हैं। फिर लड़की को नारी निकेतन में रख दिया जाता है। मोहन अपने घर चला जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। तकरीबन 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे शादी करवा दी। यानी कि उस थानेदार ने मोहन की और उस जो विषम परिस्थितियों में, संकट में लड़की जो पड़ी थी, जिसको नारी निकेतन में रखा गया था, उसके साथ उसका विवाह एक मंदिर में करवा दिया गया। मैंने कहा फिर अब ये बात मोहन जो है वो लेखक महोदय को बता रहा था कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये घटना हुई। उसने ये इस घटना को बताया था। थानेदार के बारे में भी बताया कि थानेदार बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने किस प्रकार उनकी मदद की। फिर लेखक ने कहा कि मोहन, ऐसे थानेदार होते कहाँ हैं, ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा, लगता है कोई कथा, ये कहानी सुन रहा हूँ। लेखक ने अपनी बात, अपनी भावना को प्रकट करते हुए कहा कि पहले तो ऐसे थानेदार नहीं मिलते जो कि अपने समाज का भला कर सकें, जिनके अंदर एक बहुत ही पवित्र हृदय हो, जिनके अंदर मानवता हो। ऐसे हवलदार या ऐसे थानेदार नहीं मिलते। दूसरी बात, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये वास्तविक घटना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहानी सी है। कहानी उन्हें इसलिए लग रही थी क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोग नहीं देखे थे, या ऐसे लोग बहुत कम देखे थे जिनके अंदर इतनी मानवता हो। फिर मोहन ने, यानी कि रिक्शे वाले ने कहा कि आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं। फिर मोहन ने बताया थानेदार के बारे में कि वो कवि भी हैं, कवि सम्मेलनों में कविताएं भी पढ़ते हैं, और इनकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी हुई होती हैं। कवि हैं, कवि के हृदय में एक बहुत विशाल, कवि के सीने में एक विशाल हृदय भी होता है। तो वही थानेदार के बारे में कहा कि ये कवि हैं, इनकी कविताओं में मानवीय संवेदना दिखाई पड़ती है। तो फिर कहा कि हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ता है। हाँ, तब उन्होंने कहा मसीहा मतलब कहा हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा, देवदूत, लोगों का उद्धार करने वाला, भगवान का कोई अवतार कोई ना कोई दिखाई
पड़ ही जाता, हर क्षेत्र में कोई ना कोई होता है। और फिर मोहन ने अपनी फिर आप बीती बताते हुए लेखक से कहा कि तभी फिर बाद में मेरे भाई और भाभी मुझसे खफा हो गए और उन्हें घर से निकाल दिया। तब तो मैंने और उनको यानी कि मोहन को और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। और फिर लिख कहते हैं कि मैंने उसकी साली यानी कि भाभी की बहन से शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की थी वह भी उसकी जाति की नहीं थी। इन्हीं दो कारणों से चल के उनके भैया और भाभी ने मोहन को और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया था। तो फिर लेखक कहते हैं तो इसलिए तुम ग्वालियर फिर आ गए। तो फिर मोहन कहता है कि हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा गुजारा होना बहुत कठिन था, पराए शहर में भले ही अपनापन ना हो। फिर मोहन कहता है कि पराए शहर में बेशक अपनापन नहीं होता है, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है जो दिन रात अप्रीत कर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है, तन मन को परेशान। यानी मोहन ने कहा कि पराए शहर में भले ही अपनापन ना हो, पराए शहर में भले ही अपनापन ना हो, परंतु उस शहर से अच्छा है जिस शहर में अपने ही कटु बातों से उनके हृदय को छिन्न छिन्न करते हों, उनको हृदय को चोट पहुंचाते हों। उस शहर से तो पराया शहर अच्छा है, वहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वहाँ कोई गलत व्यवहार करने वाला नहीं होता है दूसरे शहर में। तो फिर लेखक महोदय कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो। तो फिर लेखक पूछते हैं कि तो यहाँ कोई नौकरी, मोहन कहता है जैसा कि वो नौकरी की तलाश कर रहा था, उसके बाद उस लड़की से उसकी शादी हुई, तो वो कहता है तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया, मतलब ऑटो चलाना उसने शुरू किया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। फिर लेखक कहते हैं, लेखक ने उसकी बातें सुनी, काफ़ी भावुक भी हुए और कहते हैं वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, बड़े बड़े नारी के हित के, नारी के सम्मान में बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नारी सम्मान को, नारी के हित की बात अपने हृदय में, अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मान पूर्वक लगा लिया। तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, एक विपत्ति में पड़ी लड़की का साथ दिया, उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और तुमने उसे सहजता से, बड़े प्रेम भाव से तुमने उसे स्वीकार लिया, इसलिए तुम बहुत महान हो। फिर लेखक मोहन जो कि रिक्शे वाला है वो कहता है बाबूजी इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला, उसे भी उस लड़की से शादी करके बहुत संतुष्टि मिली। फिर मोहन कहता है कि मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया। मोहन जो है वो लेखक से कहता है कि मैंने तो उस लड़की का एक बार उद्धार किया है, किंतु वह तो मुझे संकटों से उबारती रहती है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है, उसके साथ धर्मपत्नी है और पत्नी का धर्म होता है, लड़की अच्छी है, व्यवहार की है, व्यवहार में काफ़ी कुशल है, तो उसके बारे में कहते हैं वह तो हमेशा मुझे संकटों से निकालती रहती है। मोहन की यह कहानी लेखक और उसकी पत्नी के दिलों पर छा गई और लेखक और उनकी पत्नी के दिल में मोहन का सम्मान और भी बढ़ गया। गाड़ी का समय हो रहा था, यानी लेखक को वापस शताब्दी से अपने शहर जाना था। मोहन लेखक को और उन पत्नी को स्टेशन लेके गया। उसे लेखक ने 500 रुपए का नोट दिया तो मोहन ने कहा रहने दीजिए बाबूजी। मोहन ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। फिर लेखक कहते हैं कि यह तुम्हारी मेहनताना है, यानी पारिश्रमिक है, तुमने जो मेहनत की है, मुझे घुमाया है, तो यह तुम्हारा मेहनताना है, कोई दान नहीं दे रहा हूं मैं, तुम इसे रख लो, तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं, तुम इसे
रख लो। लेकिन फिर मोहन ने फिर कहा कि बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं देखा, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं माना, नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। मतलब आप फिर लेखक को बताते हुए कहा, मोहन ने कहा कि मैंने अपने माँ बाप का प्यार नहीं पाया है और जब से मैं आपके साथ हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे माँ बाप का प्यार मिल गया, मुझे माँ बाप मिल गए। मोहन की ये बात सुनकर जो लेखक थे और उनकी पत्नी थी, उन्हें काफ़ी जो है हर्ष हुआ, उन्हें अच्छा लगा। फिर जब ये बात मोहन ने कही कि मुझे माँ बाप मिल गए, इस सुख, और फिर कहता है कि मुझे जब से मैं आपके साथ हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे माँ बाप मिल गए, मुझे माँ बाप का प्यार मिल गया। और कहता है कि इस सुख के आगे पैसे का कोई भी मोल नहीं है। माँ बाप का जो मुझे प्यार मिला वह मेरे लिए काफ़ी है, मुझे पैसे का मोल नहीं है। माँ बाप के प्यार के आगे पैसे का मोल नहीं होता है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ, आपसे पैसे मैं नहीं ले सकता। इतना गहरा संबंध उस रिक्शे वाले और लेखक और उसकी पत्नी के बीच बन गया था। लेखक ने फिर कहा कि बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बेटा, अगर तुमने माँ बाप की तरह मुझे माना ही है तो मेरे भी सोचो, मैं अपने बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, मैं उसे उसका मेहनताना देना ही चाहता हूँ। फिर जब मोहन ने, रिक्शे वाले ने फिर कहा कि बाबूजी, लेकिन ये पैसे तो बहुत हैं, क्योंकि 500 रुपये दे रहे थे। और फिर कहता है कि अगर इन 500 रुपये को मैं ले लूँगा तो ये आपका शोषण होगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच वार्तालाप तो चल रही है, लेकिन एक दूसरे के प्रति कितनी संवेदनाएं हैं, एक दूसरे के बारे में कितने सोच रहे हैं। माँ बाप का, उस रिक्शे वाले ने लेखक को और उनकी पत्नी को माँ बाप का दर्जा दिया, उन्हें उतना प्रेम किया, उनकी हर संभव मदद भी की, जहाँ वो जाना चाहते थे उनको वहाँ घुमाया। फिर वो कहते हैं, फिर मोहन कहता है कि ये पैसे ज़्यादा हैं, अगर मैं ये पैसे लूँगा तो ये आपका शोषण हो जाएगा, मैं आपका शोषण नहीं करना चाहता। यह कहकर 500 का नोट में से, और इतना उसने कहा, और 500 को नोट में से 300 रुपये लेखक को वापस करने लगा। यानी लेखक को वापस उसने करना चाहा, अपने 200 रुपये उसने रख लिए थे। फिर मोहन कहता है कि मोहन ने कहा कि मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है ही। फिर जब लेखक से ये बात मोहन ने कही कि मुझे इतना पराया मत कीजिए बाबूजी, आप फिर कभी अगर ग्वालियर आएँ तो आप मुझे याद कीजिए, मैंने आपको अपना मोबाइल नंबर दे दिया है। लेखक ने सहमति जताते हुए कहा कि ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। लेखक ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, अगर उस शर्त को मानोगे तो मैं दोबारा से फिर तुम्हें याद करूँगा। तो फिर उस शर्त के बारे में मोहन ने पूछा कि वह शर्त क्या है बाबूजी। तो फिर लेखक ने कहा, ये 500 रुपये तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे, ये 500 रुपये तुम्हें चुपचाप लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त रख दी बाबूजी। और उसके भाव से ऐसा प्रकट हो रहा था, जब लेखक ने अपनी शर्त रखी कि तुम्हें ये 500 रुपये, पूरे 500 रुपये लेने ही पड़ेंगे। फिर जो मोहन ने जो 300 रुपये जो लेखक को वापस कर रहा था, वो फिर उसने वो रुपये भी रख लिए, और उसके चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट हो रहा था कि जैसे वह मन ही मन कह रहा हो कि बाबूजी, आपने यह कैसी शर्त रख दी, आपने यह कैसी शर्त रख दी। कुछ क्षण बाद वह फिर बोला, बाबूजी, आपका फ़ोन नंबर तो मेरे पास आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन कर सकता हूँ क्या। फिर उसने मोहन ने, रिक्शे वाले ने बाबूजी यानी कि लेखक से कहा कि बाबूजी, मेरे पास आपका फ़ोन नंबर आ गया है, तो मैं क्या
कभी कभी आपको फ़ोन कर लिया करूं, आपसे बात करके मुझे प्रसन्नता होगी। तो फिर लेखक ने कहा कि हाँ हाँ शौक से करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेखक ने सहमति जताते हुए उसे उसे परमिशन दे दी कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, शौक से कर सकते हो, और तुमसे बात करके मुझे भी अच्छा लगेगा। ये बात लेखक ने कही। फिर कहते हैं, फिर मोहन कहता है कि बाबूजी मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। जब वो विदा ले रहे थे स्टेशन से, ग्वालियर से जाने वाले थे लेखक और उनकी धर्मपत्नी, तो फिर अंत में उसने पैसे भी रख लिए थे और लेखक से मोहन ने कहा भी था आप जब कभी ग्वालियर आइएगा तो मुझे याद करिएगा, आपके पास फ़ोन नंबर है। और लेखक से मोहन ने ये भी कहा कि बाबूजी मेरे पास आपका मोबाइल नंबर तो है ही, क्या मैं आपसे कभी कभी बात कर लिया करूं। उसने बात करने के लिए उनसे आग्रह किया। लेखक ने सहमति दे दी और कहा कि मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी दौरान मोहन ने फिर लेखक और उनकी धर्मपत्नी से कहा कि मैंने तो आपका नाम तो पूछा ही नहीं, मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। तो लेखक ने अपना नाम बताते हुए कहा कि मेरा नाम सत्यकेतु है और मेरी पत्नी का नाम कामना है। उन्होंने अपनी पत्नी और अपना नाम मोहन को बता दिया। और जब लेखक और उनकी धर्मपत्नी स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए लेखक को और उनकी पत्नी को निहारता रहा। तो यहाँ हमने देखा, इस पाठ के माध्यम से देखा कि लेखक जो हैं उनकी एक जीवन में उन्हें ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। उन्हें ऐसा आत्मिक वर्णन या उसमें उन्हें ऐसे मानवता से भरा एक ऐसा व्यक्ति मिला था जिसने लेखक के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान पा लिया था। इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि एक संदेश यहाँ ये भी मिलता है कि हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री के सम्मान के लिए। और स्त्री सम्मान का उदाहरण देते हुए पाठ में कहा भी गया है कि लोग स्त्री सम्मान के लिए, नारी उत्थान के लिए बातें तो करते हैं लेकिन उसे अमल में नहीं लाते। तो उसे स्त्री के सम्मान के लिए, स्त्री उत्थान के लिए, नारी के उत्थान के लिए हमें हृदय से कार्य करना चाहिए। बातें करने से कोई औचित्य नहीं होता। लेखक ने ऐसे लोगों को, ऐसे रिक्शे वाले को बहुत महान बताया, उन नेताओं से, उन लोगों से महान बताया जो कि नारी सम्मान के, नारी के हित के लिए बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी कहते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार में नहीं लेके आते। उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है यह रिक्शे वाला मोहन, जिसने एक वास्तविकता में एक नारी का उत्थान किया, एक नारी की सहायता की। एक लड़की जो कि बहुत विषम परिस्थितियों में थी, उसके पास विपत्तियों बहुत टूट पड़ी थी, उसकी सहायता की और उससे शादी भी की, और शादी करने के बाद उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारा भी, और अब दोनों लोग बड़ी सहजता से प्रेम भाव के साथ अपना गुजारा कर रहे हैं। तो लेखक का कहना तात्पर्य है यहाँ ये है पाठ के माध्यम से कि नारी उत्थान जो है कोई हृदय, लोगों के हृदय में होना चाहिए, ना कि उनकी बातों में। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।